हेलो एवरीवन, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। अपने पुराना विषय रुबाइयाँ और गज़ल को आगे बढ़ाते हुए हम इसके प्रश्न उत्तरों पर आज चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर यह भाव व्यंजित करना चाहता है कि रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है। इस समय में आकाश में बादल छाए होते हैं तथा बादलों के साथ साथ बिजली भी यदाकदा चमकती रहती है। राखी के लच्छे बिजली कौंधने की तरह ही चमकते हुए दिखाई देते हैं। वैसे भी ये भाई बहन का पवित्र त्योहार होता है। बिजली की चमक सदैव से सत्य को उद्घाटित करती रही है, यानी उसका खुलासा करती रहती है तथा राखी के लच्छे रिश्तों की पवित्रता को व्यक्त करते हैं। घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई का बहन के साथ स्पष्ट किया गया है। इतिहास को यदि हम उठाकर देखें तो एक प्रसंग आता है बादशाह हुमायूं, मुगल बादशाह, और रानी करमवती का। दोनों भाई बहन थे। धर्म भाई जिसको कहना चाहिए बना रखा था करमवती जी ने। और जब रानी करमवती पर संकट आया तो उन्होंने अपने भाई को बुलवाया और भाई तुरंत आए और उन्होंने अपने भाई धर्म का निर्वहन करते हुए रानी करमवती की रक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। खुद का पर्दा खोलने से यह आशय है कि व्यक्ति स्वयं की कमजोरियों को जग जाहिर करता है। प्रस्तुत गजल के आधार पर कोई भी व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करता है तो निंदा करने वाला व्यक्ति अपनी इस कमजोरी को जग जाहिर करता है कि उसमें ये एक कमी है दूसरों की निंदा करने की, आलोचना करने की। इसीलिए शायर ने ये कहा है कि मेरा पर्दा खोले है या खुद का पर्दा खोले है, अर्थात मेरा जो कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, तुम केवल उन्हीं का खुलासा नहीं कर रहे हो बल्कि अपनी कमजोरियों को भी जग जाहिर कर रहे हो। अंतिम प्रश्न है, किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है। अपने भाव व्यक्त कीजिए। कवि शायर अपने भाग्य से कभी संतुष्ट नहीं हुआ। किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया, शायर को ऐसा लगता था। वह कई बार जीवन में ऐसे प्रसंग आए, ऐसा समय आया कि बहुत निराश हुए। अपनी बदकिस्मती के लिए सदैव ही वो झुंझलाते और खींचते रहे। साथ ही उन्होंने जो लोग भाग्यवादी होते हैं उन पर भी कटाक्ष किया है कि वो लोग अपनी सफलताओं के लिए, असफलताओं के लिए सदैव ही भाग्य को कोसते रहते हैं। वो कभी आत्मविश्लेषण करके ये आकलन नहीं करते हैं कि हमने कितना परिश्रम किया और कितने की आवश्यकता थी या असफलता का मूल कारण है क्या। इसका विश्लेषण किए बिना वो झट से कह देते हैं कि भाग्य ने साथ ही नहीं दिया, किस्मत साथ ही नहीं देती है, इसीलिए हम असफल हो गए हैं। नेक्स्ट प्रसंग आता है काव्य सुंदर्य बोध संबंधी प्रश्न और उनके उत्तर। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, ये पहली 4 पंक्तियां हैं और नेक्स्ट 4 पंक्तियां पहले 2 जो रुबाई दी गई हैं उन पर आधारित प्रश्न है। दूसरी रुबाई की अंतिम लाइन में पढ़ रही हूँ, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े पर आधारित पहला प्रश्न है, चांद का टुकड़ा कौन है, इस बिंब के प्रयोगगत भावों में क्या विशेषता है। चांद का टुकड़ा माता की गोद में खेल रहा बालक है जिसे मां अपने हाथों में लिए हवा में झुला रही है। इस प्रयोग से बच्चे को प्रसन्न करने के लिए
उसे हवा में झुलाती माँ का बिंब साकार हो उठा है, सजीव हो उठा है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे को लेकर माँ के किन क्रियाकलापों का चित्रण किया गया है? उनसे उसके किस भाव की अभिव्यक्ति हो रही है? बच्चे को लेकर माँ आंगन में खड़ी है, वह उसे हंसाने के लिए उसे हवा में झुला रही है, लोका देती है। इन क्रियाओं से प्रेम और वात्सल्य के साथ साथ माँ की ममता की साकार अभिव्यक्ति हो रही है। तीसरा प्रश्न है, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को? में अभिव्यक्त बच्चे के चेष्टा जन्य सौंदर्य की विशेषता को स्पष्ट कीजिए। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को? अंश में बाल सुलभ और चेष्टा जन्य क्रियाएं सजीव हो उठी हैं, साकार हो उठी हैं। माँ बच्चे को नहला धुलाकर जब अपने घुटनों में पकड़कर उसे कपड़े पहनाती है तो बच्चा बड़ी आत्मीयता से, अपनेपन से अपने माँ के मुख को देखता है, निहारता है। ऐसे में जब इतने प्यार से बच्चा अपने माँ के चेहरे को देखता है तो स्वाभाविक है कि माँ का भी और उमड़कर प्यार बच्चे के प्रति अभिव्यक्त होता है। इन पंक्तियों के कारण हमारी इन रुबाइयों में बड़ी ही सजीवता आ गई है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, माँ और बच्चे के स्नेह संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। माँ और बच्चे का प्रेम और वात्सल्य भरपूर मात्रा में होता है, या कहें एक दूसरे से सराबोर होते हैं। माँ और बेटे का प्रेम आपस में एक दूसरे का पूरक होता है। बच्चा अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए अपनी माता पर निर्भर रहता है और माता का सारा प्यार अपने बच्चे के लिए होता है। वह भी उसकी आवश्यकताओं को उसके कहे बिना ही स्वयं पूरा करती है और बहुत ही प्यार से उसका पालन पोषण कर उसे बड़ा करती है, उसका निर्माण करती है। तीसरी रुबाई, आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के माँ कह रही है, देख आईने में चांद उतर आया है। पर आधारित पहला प्रश्न है, काव्यांश की भाषा की दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। काव्यांश में उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल और सुबोध है तथा बाल मनोविज्ञान का सजीव चित्रण किया गया है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश किस छंद में लिखा गया है? उसकी विशेषताएं बताइए। प्रस्तुत छंद रुबाई छंद में, प्रस्तुत काव्यांश रुबाई छंद में लिखा गया है और रुबाई छंद की ये विशेषता होती है कि इसमें 4 पंक्तियां होती हैं। पहली और चौथी पंक्ति में तुकबंदी होती है, तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। अंतिम क्वेश्चन है, देख आईने में चांद उतर आया है, कथन के सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कथन में माँ की सूझबूझ का वर्णन किया गया है। बच्चे की जिद को पूरा करने के लिए माँ उसे दर्पण में, आईने में चांद दिखाकर उसे समझा रही है, बहला रही है कि देखो चांद तुम्हारे पास आज धरती पर यही उतर आया है। और प्रस्तुत वर्णन से ग्रामीण परिवेश साकार हो उठा है। ग्रामीण परिवेश के साकार दर्शन हमें हो जाते हैं। आज के अंक में यहीं तक, शेष अगले अंक में। धन्यवाद छात्रों।